चैप्टर 79। ये चू पर था कि चू शेंग ने पहले ही घटना के बारे में सुना होगा और आंदोलन की स्थिति में जल्दी वापस आ गया था। चू शेंग ने भी चू भी देखा था। वह अपनी तरफ से गिरा और उसे छोटे भाई से बाहर बुलाया। चू ने एक शब्द कहे बिना अपने होठों को शुद्ध किया और एक रन में तोड़ दिया क्योंकि उसने चू शेंग को कमरे में खींच लिया था। चू शेंग वुडनली और कठोर रूप से चू का पीछा करते हुए क्योंकि वे वापस कमरे में भाग गए थे। चू ने एक गहरी सांस ली। जैसे ही वह इस बात पर संघर्ष कर रहा था कि क्या चू शेंग को सच बताना है, उसने अचानक चू शेंग की आंखों के रिम्स में लालिमा देखी। ... जैसा कि अपेक्षित था, चू शेंग ने अभी भी फू चोजी के बारे में परवाह की थी। अध्याय 79 उन्हें बचाओ। चू एक फैसले के लिए आया और सम्मानपूर्वक चू शेंग के हाथों को अपने भाई की आंखों में घूरते हुए, बड़े भाई, क्या आपने फू चोजी के बारे में सुना है? चू शेंग स्पष्ट रूप से कुछ के बारे में सोच रहा था क्योंकि उसने अपनी आंखें कम कर दी थी और केवल एक पल के बाद अपना सिर उठाया था। उसने एक मामूली डूब गया और अपना सिर हिलाया। अगर मैं आपको बताता हूं कि यह एक राक्षसी कल्टीवेटर नहीं था जिसने अपनी बांह को हटा दिया, लेकिन वह खुद, बड़े भाई, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? चू शेंग की सांस रोक गई। छोटा भाई, बड़ा भाई स्वाभाविक रूप से आप पर विश्वास करेगा, लेकिन फू चोजी खुद को कैसे बदल सकता है? जब वह अचानक उसके चेहरे से सूखा हो गया तो उसे अभी तक अपने शब्दों को पूरा करना था। जैसे कि बिजली से झटका, उसने अचानक चू के हाथों से अपने हाथ निकाल लिए और अपने दाहिने हाथ से अविश्वसनीय रूप से घूरते रहे। ये हथेली पतला और निष्पक्ष, उत्तम और सुरुचिपूर्ण थी। चू ने भारी आवाज में कहा, मैं कल युवा मास्टर फू में भाग गया। उन्होंने इसे छिपाने का प्रयास भी नहीं किया। बड़े भाई, युवा मास्टर फू ने आपको अपना हाथ दिया है। क्या आपको वास्तव में उसके लिए कोई भावना नहीं है? उद्धरण चिन्ह। चू शेंग ने अपने सिर को लगभग रिफ्लेक्सिकल रूप से हिला दिया। जैसा कि वह चू की स्पष्ट काली आंखों से मिले, उनकी अभिव्यक्ति अचानक पीला हो गई। छोटे भाई, आप भी इसे जानते हैं, बड़ा भाई नहीं कर सकता। बड़ा भाई पिता और मां को निराश नहीं कर सकता। बड़ा भाई चू कबीले को विफल नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। न तो पिता और न ही मां आपको इस तरह से देखना चाहेंगे। चू ने आह भरी। बड़े भाई, फू चोजी ने मुझे ये बताने के लिए मना किया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि इन अफवाहों को जारी करने के बाद आपको अपने दाहिने हाथ पर संदेह नहीं होगा, भले ही आप दोनों फिर से मिलें। उद्धरण चिन्ह। चू शेंग ने अपनी आंखें नीचे कर दी। उनकी लंबी पलकें उनमें अभिव्यक्ति को छुपाती थी। पहली नजर में वह रचित लग रहा था, फिर भी उसका शरीर कांप गया। एक लंबे समय के बाद उन्होंने एक तरकश की आवाज में पूछा, वह कैसा है? ये देखकर कि चू शेंग अभी भी इतना संकोच कर रहा था, चू को उसे सदमे का इलाज देने की आवश्यकता होगी। इन दो पुरुषों को उनके बीच चीजों को सीधा करने की जरूरत थी। क्या परिणाम अच्छा था या बुरा था, यह अभी भी उनके बीच अस्पष्ट चीजों को छोड़ने से बेहतर था। वह इसे कृतज्ञता के कर्ज के लिए अपना पुनर्भुगतान मानेंगे। अपनी मानसिकता के साथ चू की अभिव्यक्ति ने अपने टकटकी के रूप में गंभीर रूप से बदल दिया। वह मौत के दरवाजे पर है, उसके पास रहने के लिए लंबे समय तक नहीं है। बिग ब्रदर, यदि आप इस बार उसके साथ इसे साफ नहीं करते हैं तो मुझे डर है कि आपके पास भविष्य में एक और मौका नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। चू नहीं लग रहा था जैसे वह झूठ बोल रहा था। जब चू शेंग ने ये सुना तो उसका चेहरा घिनौना सफेद हो गया और उसका पतला शरीर बह गया। अगर चू ध्यान से उस पर पकड़ नहीं लेता होता तो वह जमीन पर गिर जाता। चू ने कम आवाज में बाहर बुलाया, बड़े भाई, मैं ठीक हूँ। चू शेंग ने अपना सिर हिला दिया। उनकी अभिव्यक्ति खाली थी, जैसे कि वह चू के शब्दों के पीछे के अर्थों को पूरी तरह से नहीं समझते थे। थोड़ी देर के बाद वह एक महत्वपूर्ण निर्णय पर आ गया था। उन्होंने अचानक चू के हाथों को पकड़ लिया और माफी मांगते हुए कहा, छोटे भाई, बड़े भाई को कुछ दिनों के लिए जिनको छोड़ना होगा। ठीक है। चू ने राहत महसूस की और मुस्कुराया। बिग ब्रदर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका निर्णय क्या है, मैं हमेशा आपका समर्थन करूंगा। चू शेंग ने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया और चू को गले लगा लिया। उसने उसे पीठ पर थपथपाया, अपने नर्म बालों के खिलाफ निगाह, और एक कर्कश आवाज में कहा, छोटे भाई, बड़े भाई ने बाकी धर्मी संप्रदायों के साथ चीजों को सुलझा लिया है। उन्होंने पहले से ही खबर जारी कर दी है कि वे यूनको कॉमनर्स को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आप जो चाहे करें। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। अपने आप को मजबूर न करें और कभी भी अपने आप को खतरे में नहीं डालते। उद्धरण चिन्ह। चू ने विवेकपूर्ण तरीके से सिर हिलाया। चू शेंग ने एक गहरी सांस ली और चू को छोड़ दिया। किसी भी हिचकिचाहट के बिना वह सैन्हू पर कूद गया, आकाश में सवार हो गया और सिर्फ एक पलक झपकते ही क्षितिज में गायब हो गया। चू ने आकाश में खाली देखा। वह नहीं जानता था कि क्या ये करना सही था, लेकिन इस समय ये कार्रवाई का सही पाठ्यक्रम होना चाहिए। वह केवल यह आशा कर सकता था कि पापा चू उसे नहीं डांटा जाएगा जब उसे अंडरवर्ल्ड में इस बारे में पता चलेगा। धर्मी पद की घोषणा के कुछ ही दिनों बाद यूनको के आम लोगों को हलचल करने लगी। उनका मूल इरादा बसने के लिए एक अच्छी जगह खोजने का था।
केवल एक चीज यह थी कि आम लोगों को एक शिविर में इकट्ठा किया गया था, जहां विभिन्न राक्षसी पद संप्रदायों को उनके ऊपर देखने के लिए मोड़ लेगा। जब भी जरूरत पैदा हो जाती है, वे सिर्फ उपयोग करने के लिए आम लोगों में से एक को पकड़ लेंगे। किसी भी मामले में आम लोग विरोध करने के लिए बस बहुत शक्तिहीन थे। ये देखते हुए कि समय पका हुआ था, चुयू ने चारों ओर बेवकूफ बनाना छोड़ दिया और अपनी योजना के लू किंगन को बताने के लिए जीशी को खींच लिया। लू किंगन यान हान को बिना असफलता के पोंछ रहा था, लेकिन जब उसने वी युनहान सुना तो उसका हाथ बंद हो गया। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, चूंकि ये ठीक है। उसके बगल में शेन नियान की गिनती तब बदल गई जब उन्होंने लू किंगन की ठंडी अभिव्यक्ति को नर्म देखा। आना, ये वे युआनशन कौन है? लू किंगन के माथे पर नस धड़क गई। प्रारंभ में वह शेन नियान को नजरअंदाज करने के लिए था, लेकिन शेन नियान सिर्फ बात करने के साथ संतुष्ट नहीं था और लू किंगन के चेहरे को चुटकी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। लू किंगन इसे सहन नहीं कर सकता था और शेन नियान में एक छुरा लेने के लिए यान हान को अभिव्यक्ति से उठाया। शेन नियान फुर्तीला था और वह लू किंगन की तलवार की तकनीक से परिचित था। उन्होंने आसानी से तलवार को चकमा दिया, जिसमें जानलेवा इरादे और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों में कमी थी। उसने इसे विकसित करते हुए चकित किया, क्या ऐना शर्मीली है? मेरा बुरा, मुझे आपके छोटे शिष्यों से पहले यह नहीं कहना चाहिए था। उफ, धीमा पकड़ना। जैसे कि उसका कंदरा विच्छेदित हो गया था, शेन नियान का चुस्त शरीर अचानक ऊपर गिर गया और वह यान हान तलवार पर सही गिर गया। यान हान एक क्लैटर के साथ जमीन पर गिर गया। लू किंगन ने उम्मीद नहीं की कि शेन नियान ने खुद को अचानक फेंक दिया। वह इतना हैरान था कि उसने अपनी तलवार को एक तरफ रखा। शेन नियान तलवार के साथ जमीन पर गिर गया। लू किंगन की आध्यात्मिक ऊर्जा कैसे उनका पोषण कर रही थी? शेन नियान का आध्यात्मिक शरीर पहले की तरह पारदर्शी नहीं था, यह अब लगभग कपोरल के पास था। जमीन पर झूठ बोलते हुए वह वास्तव में एक जीवित व्यक्ति की तरह दिखता था। उसका रंग पीला था और उसकी सुंदर भौहों को कसकर फुलाया गया था। वह इतने दर्द में लग रहा था कि वह आवाज भी नहीं कर सकता था। लू किंगन का चेहरा सफेद हो गया क्योंकि वह शेन नियान को अपनी बाहों में ले जाने के लिए रुक गया। उसकी आवाज कम और जरूरी थी, शेन नियान। चुयू इस अचानक दृश्य से भी हैरान था। जब वह शेन नियान की भौहों को अचानक आराम से देख रहा था तो वह घूर रहा था क्योंकि वह लू किंगन को कसकर गले लगाने के लिए बाहर पहुंच गया था। शेन नियान का मुंह फिर एक हंसमुख मुस्कान में घुस गया। अनन, इतने लंबे समय के बाद आपने आखिरकार मेरा नाम फिर से पुकारा। आओ, इसे फिर से कहें। उनकी आवाज ऊर्जा से भरी थी और उन्होंने जानबूझकर अपने स्वर को दबा दिया और इसे कोमलता के स्पर्श के साथ संक्रमित किया, जैसे कि वह किसी को सहला रहे थे। लू किंगन ने उसे अभिव्यक्ति से देखा। शेन नियान बेरहमी से हंस पड़ी। माहौल अब थोड़ा अजीब था। थोड़ी देर बाद लू किंगन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, खड़े हो गए और शेन नियान को छोड़ दिया। यहाँ तक कि यान हान को उठाए बिना वह मुड़ गया, अपने कमरे में वापस चला गया और उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। चुयू गूंगा था। वह शेन नियान की निडर भावना के लिए प्रशंसा से भरा था जब वह अपनी कब्र खोदने के लिए आया था। शेन नियान ने अपने हाथों को ताली बजाई। यह कोई मन नहीं करते हुए वह तेजी से अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ खड़ा हो गया और लू किंगन के दरवाजे पर अनियंत्रित रूप से देखा। चुयू ने सूखी खांसी दी। एल्डर, मेरे शिजुन उग्र हो रहे हैं। शेन नियान ने बिना किसी परवाह के अपनी आस्तीन इकट्ठा की। यह उसके लिए गुस्से में होना बेहतर है। आप देखते हैं, वह दिन भर इतना भावहीन और उदासीन है। मैंने उसे हंसाने की कोशिश की, लेकिन वह हंस नहीं सका। मैंने उसे गुस्सा करने की कोशिश की और उसने मुझे अनदेखा कर दिया। उसमें कुछ भावनाओं को हल्का करना आसान नहीं था। तो क्या यह अब बेहतर नहीं है? उद्धरण चिन्ह। चुयू न तो हंस सकता था और न ही रो सकता था। उन्होंने कहा। शेन नियान विदाई के लिए अपने हाथों को सहलाया और जीशी के साथ छोड़ दिया। जब वे बहुत दूर थे, चुयू ने अपना सिर घुमाया। जब उसने झीलेशी के होठों के कोनों पर मुस्कुराते हुए देखा तो उसकी भौहें चली गईं। एल्डर शेन की नकल न करें। यदि आप मुझे उद्देश्य से नाराज करने की हिम्मत करते हैं तो आप मृतमास होंगे। जीशी की अभिव्यक्ति गंभीर थी। शिरी को शिक्सियन को गुस्सा करने के लिए कैसे सहन हो सकता है? शिरी या तो शिक्सियन को गुस्सा करने की हिम्मत नहीं करेगा। शिरी केवल शीजोंग को खुश करना चाहता है, शीजोंग मुस्कान बनाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चुयू ने साथ खिला और अपने दांतों को रोक दिया। वहाँ, क्या आप अब खुश हैं? जीशी इस बर्बर मुस्कान को देखते हुए लगभग बेहोश हो गया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कुछ कठिनाई के साथ कहा, शिरी को शायद शिक्सियन को पेशाब करने पर विचार करना चाहिए। हारने का समय नहीं था। उन्होंने सुबह लू किंगन को सूचित किया था और दोपहर तक वे पूरी तरह से जाने के लिए तैयार थे। चुयू और जीशी ने राक्षसी कल्टीवेटर्स कैंप में छीन लिया। सौभाग्य से उनके पास अभी भी खजाना कपड़े थे जो पिछली बार में यिंग घाटी द्वारा भेजे गए थे। उन्हें डालने के बाद उन्हें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के असामान्य प्रवाह के कारण डन यू संप्रदाय के शिष्यों द्वारा खोजे जाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए
यह एक हवा थी जो राक्षसी काश्तकारों के शिविर में घुसपैठ थी। जीशी की खेती अब नवजात आत्मा मंच के शुरुआती चरण के चरम पर थी। चूयू के साथ आगे बढ़ना उसके लिए मुश्किल नहीं था, हालांकि वे कुछ स्थानों से गुजर रहे थे। कुछ स्थिति के दो राक्षसी कल्टीवेटर एक बातचीत कर रहे थे क्योंकि वे आहें भरते थे और जानवर की ओर चकित हो गए। चूयू ने अपनी आंखें खोली क्योंकि वह उसके बगल में जीशी के साथ छिप गया था। जब राक्षसी काश्तकारों ने बात की तो वह दंग रह गया। उद्धरण चिन्ह ... तियान युआन संप्रदाय वास्तव में बेकार है। मैंने सुना है कि लू किंगन ने गीत युवांझुओं को उजागर किया था और अपनी आध्यात्मिक नब्ज को अक्षम कर दिया था। हे, गीत युवांझुओ वास्तव में एक अच्छा व्यक्ति नहीं है। मुझे ये पता था। एक उचित धर्मीपात कल्टीवेटर उस तरह के कौशल के लिए पूछने के लिए युगों के लिए सभी तरह से यात्रा करेगा। पूरी दुनिया में केवल एक चीज जो किसी को अक्षम आध्यात्मिक नब्ज के साथ फिर से खेती करने की अनुमति देगी, वह है कि मेरे संप्रदाय से राक्षसी कौशल। लेकिन जब इसका उपयोग करके इसका उपयोग आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में मानव रक्त को अवशोषित करता है, ये वास्तव में बुराई है। यहाँ तक कि मैं इसे प्रकाश बनाने और अपनी खेती के लिए इसका उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता। मैंने सुना कि दानव लॉर्ड यान हेंग ने इसे बनाया है। उद्धरण चिन्ह उस परिवार को राक्षसी पथ में शामिल होना चाहिए था, फिर भी वे अभी भी धर्मी होने का दावा करते हैं। क्या अफसोस है, तियान युआन संप्रदाय और जू यांग एक दूसरे के साथ टकरा गए, लेकिन वे अभी भी दानव लॉर्ड यान हेंग को जगाने में विफल रहे। उद्धरण चिन्ह टीएस दानव लॉर्ड यान हेंग, कौन जानता है कि क्या उस तरह का चरित्र हमारे लिए लाभप्रद या हानिकारक होगा यदि वह वास्तव में पुनर्जीवित हो गया था। क्या उसने डन यू संप्रदाय के मास्टर और अन्य संप्रदायों के बुजुर्गों को नहीं खाया? ये ठीक है कि वे पूरी तरह से सफल नहीं हुए। उद्धरण चिन्ह चू यू मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने दांतों को गड़ कर गया। लानत है कि गीत युआंझुओ। चू यू इस बात पर हैरान हो गया था कि कैसे अतिथि जागीरदार जो उस मामले के पीछे एक ही हो सकता है। अफवाहों के लिए सतह और फैलने के लिए वह अकेले काम नहीं कर सकता था। ये संभवतः गीत युआंझुओ था जिसने अफवाहों को अब्स करने में मदद की थी। उन्होंने वास्तव में कुछ भी करने की हिम्मत की और सब कुछ करने के लिए गीत जिंगी को फिर से खेती करने दिया। यदि धर्मी पथ के अपने सच्चे विश्वासघात को उजागर किया गया तो तियान युआन संप्रदाय में हर कोई स्कॉन का लक्ष्य बन जाएगा। थोड़ी देर के लिए स्क्वाट करने के बाद चूयू ने अपना सिर हिलाया और जीशी के साथ छोड़ दिया। जीशी एक पल के लिए झिझकते हुए फिर चूयू के कंधे के चारों ओर अपनी बाहें डालते हैं, उसे अपनी बाहों में आधा कर देते हैं। उन्होंने चूयू के बालों को चूमा और कम आवाज में कहा, शिक्सियन, मैं आपको कुछ बताऊंगा। गुस्सा मत करो। चूयू ने अपनी भौहें उठाईं। क्या आप आज सुबह मुझे पेशाब करने पर विचार नहीं कर रहे हैं? जीशी लगभग रोया। शीशोंग चूयू अपने आंसू आंखों वाले लुक को बर्दाश्त नहीं कर सका और जीशी की आंखों को कवर करने के लिए शब्दशः बाहर पहुंचा। आगे बढ़ो, मुझे गुस्सा नहीं होगा। उन लंबी पलकें धीरे से चूयू की हथेली पर ब्रश करती हैं, उसे गुदगुदी करती हैं। चूयू इससे थोड़ा विचलित था जब उसने सुना कि शीशी ने कहा था, वे दो राक्षसी कल्टीवेटर पहले क्या कह रहे थे। शिजुन और मैं दोनों पहले से ही इसके बारे में जानते थे। चूयू को अचंभित कर दिया गया। उस दिन जब शिजुन ने अन्य सभी काश्तकारियों के लिए अन्य सभी के साथ इस मामले को प्रकट नहीं किया, तो यह संभावना थी क्योंकि उनके पुराने रिश्ते के कारण। ये तियान युआन संप्रदाय के लिए उनका अंतिम कार्य था। मैंने सोचा था कि शिजुन के पास इसका खुलासा नहीं करने का अपना कारण होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। जीशी ने साफ से चूयू की अभिव्यक्ति को देखा। जब उन्होंने देखा कि चूयू ने गुस्से का कोई संकेत नहीं दिखाया तो उन्होंने राहत की सांस ली। चूयू ने सांत्वना के एक शो के रूप में बच्चे के सिर को थपथपाया। तियान युआन संप्रदाय चला गया था, गीत जिंगी मर गया था और गीत युआंझुओ और उसकी पत्नी अब विकलांग थे। लू किंगन वह था जिसने उन्हें अंतिम झटका दिया था, इसलिए यह निश्चित था कि वे पूरी तरह से विकलांग हो जाएंगे। यहाँ तक कि उनके हाथों और पैरों के साथ वे संभवतः केवल बिस्तर और कराह पर झूठ बोल सकते थे। उन्हें शुरू में आश्चर्य हुआ कि लू किंगन इस हद तक चले गए थे, लेकिन अब उन्होंने इसके बारे में सोचा। यह उन्हें दानव लॉर्ड यान हेंग द्वारा बनाई गई उस राक्षसी कौशल को खेती करने से रोकने की सबसे अधिक संभावना थी। लू किंगन वास्तव में एक व्यक्ति था जो दया के अंतिम शॉट के साथ था। थोड़ी देर के लिए राक्षसी कल्टीवेटर शिविर के चारों ओर भटकने के बाद दोनों ने आखिरकार में यिन वैली का क्षेत्र पाया और बिना किसी बाधा का सामना किए बिना फिसल गए। इससे पहले कि वे इस बात पर विचार कर सके कि क्या अंदर चुपके को जारी रखना है या अपने तरीके से लड़ना है, वे मुख्य द्वार पर वीसेन में टकरा गए। वे 1 साल के लिए नहीं मिले थे और फिर भी वीसेन अभी भी उतने ही सुरुचिपूर्ण थे। यहाँ तक कि उनके हाथ में एक छोटा प्रशंसक था और वह पहले की तुलना में भी अधिक कोक्वेटिश लग रहा था। चूयू सीधे उसे देखने के लिए सहन नहीं कर सकता था, यह महसूस करते हुए कि उसकी आंखें वीसेन की मात्र दृष्टि से जल रही थी। वे खुद को छुपाने की जहमत नहीं उठाते थे और खुले तौर पर मुख्य द्वार के बाहर इंतजार कर रहे थे। जिस क्षण वीसेन दरवाजे से बाहर चला गया और ऊपर देखा, उसने चूयू और जीशी देखा। उसकी मुस्कान एक पल के लिए जम गई।
बिना किसी हिचकिचाहट के उसने वापस कदम रखा और दरवाजा बंद कर दिया। चू यू, किसने नरक ने हर तरह से उन्हें मेई येन घाटी को दूसरी बार मजबूर करने की कोशिश की थी क्योंकि वह उनकी मदद चाहते थे, और फिर भी वह उन्हें अब ठंडे कंधे दे रहा है कि वे व्यक्तिगत रूप से उसके पास आ गए हैं। चू यू का चेहरा अंधेरा हो गया। जीशी, हम अपने तरीके से लड़ेंगे। जैसे कि उसने चू यू की आवाज़ सुनी हो, वी सेन ने जल्दी से दरवाजा खोला और हंसते हुए उसने उन्हें अंदर खींच लिया। उन्होंने वापस दरवाजा बंद कर दिया और उन्हें एक उज्ज्वल मुस्कान दी। क्या ये कॉमरेड चू और कॉमरेड जी नहीं है? मैं अभी अंधा रहा होगा और आपको नहीं देखा। हा 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 हा। चू यू अभिव्यक्ति रहित रहा, जबकि शीशी ने उसे देखा जैसे कि वह एक बेवकूफ को देख रहा हो। वे सेन को शर्मिंदा महसूस नहीं हुआ, भले ही वह सूख गया हो। वह चू यू की ओर मुड़ गया और मुस्कुराया। मैंने दानव लॉर्ड यान हेंग को सील करने के लिए कॉमरेड चू के महान बलिदान के बारे में सुना है। आपके पास मेरी प्रशंसा है, आप भी जीवित लौटने में कामयाब रहे। उद्धरण चिन्ह। यह अभी भी ठीक था अगर इस व्यक्ति ने अपना मुंह बंद रखा। फिर भी जिस क्षण उसने अपना मुंह खोला, उसने जो कुछ किया वह तूफे शीशी को ट्रिगर करता था। जब तक वह बात कर रहा था तब तक जीशी की अभिव्यक्ति डोर हो गई थी। डुआन जू भी अपने म्यान से बाहर आ गया था, जिससे रक्तलाल रोशनी का एक बेहोश चमक निकल गई। वी सेन की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। ओह, क्या तुम मेरे पिता के लिए यहाँ हो? वह मुख्य हॉल में है। इस तरह से चू यू को सिर्फ वी सेन को देखकर दांत दर्द था। वह बहुत चाहता था कि वह उसे दीवार पर ले जाए। यह एक अफसोस की बात थी कि वह इस बार एक एहसान के लिए पूछने के लिए था। यदि उसने किसी और के बेटे को किसी और के क्षेत्र में बंद कर दिया होता तो यह मामला कोई सौदा नहीं होगा, भले ही उनके माता पिता का रिश्ता अच्छा हो। चू यू ने इसके साथ काम किया और जीशी को साथ कर दिया क्योंकि उसने जल्दी से बच्चे के चेहरे पर जानलेवा रूप को देखकर उसे शांत करने की कोशिश की। वी सेन की उपस्थिति को नजरअंदाज करते हुए चू यू ने अपना चेहरा पकड़कर उसे चूमा। सब ठीक है, ठंडा है। अगली बार बहुत सारे अवसर होंगे। चलो पहले व्यापार के लिए नीचे उतरो। उद्धरण चिन्ह। जीशी शांत हो गया और चुपचाप वे साइन को देखा क्योंकि उसने डुआन जू को शीट किया। जैसे ही वे मुड़ने और छोड़ने वाले थे, वी सेन ने अचानक फिर से बात की। केवल इस बार वह लड़खड़ा गया और थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। वैसे आपकी तीसरी शिदी कहाँ है? मैंने उसे लंबे समय तक नहीं देखा। वह मर नहीं सकता था, क्या वह हो सकता है? चू यू ने उस पर एक नजर डाली। आप अचानक तीसरी शिदी के बारे में पूछने के लिए, आप क्या कर रहे हैं? वी सेन गूंगा था। मैं क्या कर रहा हूँ? वह अपने आप को मार डाला, फिर मुस्कुराया और उसके हाथ में छोटे प्रशंसक को फड़फड़ाया। कुछ नहीं। चू यू ने अंदर से अपनी आंखें घुमाई। वे यूनहान वास्तव में मुख्य हॉल में बैठे थे जैसे कि वह लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। पिछली बार जब वे मिले थे तो उन्होंने एक दूसरे पर तलवारें खींची थी। इस बार वे अधिक सौहार्दपूर्ण थे। वे यूनहान ने पीछा करने के लिए काट दिया और पूछा, जीशी, आप चाहते हैं कि मैं उन आम लोगों की रक्षा करने में मदद करूं और उन्हें जिनको भेजा? उनके उद्घाटन ने जीशी के लिए उन सभी चापलूसी के साथ जारी रखा जो चू यू ने ईमानदारी से जीशी को कहना सिखाया था। चू यू इस बात पर विचार कर रहा था कि स्थिति को सुचारू रूप से और स्वाभाविक रूप से कैसे बचाया जाए जब वह जीशी ने ईमानदारी से सिर हिलाया। क्या वे वैली मास्टर तैयार है? वे यूनहान एक पल के लिए झिझकते थे, फिर तत्काल उत्तर देने के बजाय उसने सवाल को दरकिनार कर दिया और तेज आंखों से जीशी के चेहरे को देखा। मुझे पहले बताओ, क्या आप अपने माता पिता से नफरत करते हैं? जीशी भावुक लग रहा था। चू यू जीशी के पास बैठा था, उसका हाथ कसकर जीशी के हाथ में घुस गया था। वह महसूस कर सकता था कि जीशी अवचेतन रूप से अपनी पकड़ को कसकर कर सकता है। जब वह मूल जीशी के अंत में वापस सोचता था तो उसका दिल दर्द होता था। लेखक ने शीशी के चरित्र डिजाइन को ऐसे सेट करने के लिए उसके लिए रेजर ब्लेड खाने के लिए बड़ा किया होगा, जैसे कि वह एक बच्चे के रूप में अपने माता पिता द्वारा छोड़ दिया जाएगा, एक युवा के रूप में अपने साथी शिष्यों द्वारा तंग किया जाएगा, और यहाँ तक कि एक वयस्क के रूप में अपने सम्मानित शिजुन और अपनी प्यारी पत्नियों को खो दिया। अंत में अकेला और अकेला उसने खुद को सील कर दिया। जीशी को अपने माता पिता की गर्मजोशी के लिए तरसना चाहिए। हालांकि यह इच्छा निराशा में बदल गई है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ये तब तक कम हो गया था और धीरे धीरे फीका पड़ गया था, जब तक कि अंत में जो कुछ नहीं बचा था वह स्वाभाविक रूप से था घृणा। जीशी ने अपने होठों को शुद्ध किया। उनकी आवाज उदासीन थी। क्या वे वैली मास्टर मुझे फिर से उनकी कहानी बताने की कोशिश करने जा रहे हैं? लेकिन वी यूनशान ने अपना सिर हिला दिया। चूंकि आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन वे अभी भी आपके माता पिता हैं, हालांकि आप उनसे नफरत करते हैं, फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, उन्हें बचाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 80। वह मेरा है। हैप्पी एंडिंग। बचाना। उसने उस शब्द का उपयोग क्यों किया? चू यू को मूर्ख बनाया गया और जीशी की अभिव्यक्ति को देखने के लिए बदल गया। बात का चेहरा अभी भी ठंडा था और उसकी आंखों में कोई उदासी या आनंद नहीं था। अगर आप उन्हें बचाते हैं तो आप मदद करेंगे, वे यूनहान ने कहा।
यहाँ तक कि आपके शिजुन की ताकत भी आपकी योग्यता की तुलना नहीं कर सकती है। आप पहले से ही इतनी कम उम्र में एक नवजात आत्मा की खेती करने वाले हैं। आप केवल वही हैं जो उन्हें बचाने में सक्षम होंगे। जब उसने देखा कि जीशी अभी भी बेवजह था तो उसने आहें भरी। जीशी, क्या आप अपने माता पिता की वर्तमान स्थिति के बारे में थोड़ा चिंतित नहीं हैं? जीशी ने उदासीनता से पूछा। मुझे चिंता क्यों करनी चाहिए? वेई युनहान ने रोका, फिर कड़वाहट से मुस्कुराया। मैं भूल गया कि आप उनसे नफरत करते हैं। जिसके बारे में बोलते हुए, ये वास्तव में उनकी गलती थी। यदि उन्होंने पौराणिक अमर क्षेत्र का पता लगाने के विचार को परेशान नहीं किया होता तो वे उस स्थिति में समाप्त नहीं होते। उद्धरण चिन्ह। जीशी, हालांकि अब और सुनना नहीं चाहता था। उन्होंने चू यू का हाथ लिया, खड़े होकर कहा, चूंकि यह एक सौदा है इसलिए हम अभी छोड़ देंगे। जीशी का हाथ कांप रहा था। क्या वह डर गया था? चू यू ने अपने होठों को शुद्ध किया और अपना निर्णय लेने से पहले एक पल के लिए सोचा। जीशी ने चू यू को देखने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया। उनकी आंखें मिलीं। चू यू ने अपनी आंखों में देखा और उन आंखों में भावनाओं को देखा। अच्छा, चिंता, असहायता। यह शायद इसलिए था क्योंकि वह इतने सालों से अपने माता पिता से नफरत कर रहा था, यह मानते हुए कि उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन अब उन्हें पता चला कि यह मामला नहीं था, कि वे इसके बजाय कई वर्षों से परेशानी में थे। जीशी ने माफ करना शुरू कर दिया। यद्यपि वह चू शेंग के रूप में संवेदनशील और नाजुक नहीं था, लेकिन वह अपने माता पिता और चू यू के बार बार दुर्घटनाओं के कारण आघात के लिए भी असुरक्षित था। उनके भीतर के राक्षसों को इस प्रकार उनके माता पिता से संबंधित होना चाहिए। शीजोंग, जीशी ने अज्ञात भविष्य की डर से एक आवाज में पूछा। चू यू ने जीशी के हाथ को पकड़ लिया और मुस्कुराया क्योंकि उसने उसे वेई युनहान से पहले वापस खींच लिया था। कृपया हमें इसके बारे में बताएं। वेई युनहान ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, जैसे कि उसने अनुमान लगाया था कि चू यू जीशी को वापस खींच लेगा और जीशी उसकी बात मान लेगा। लेकिन घटना के बारे में सीधे बात करने के बजाय उन्होंने जीशी के माता पिता के साथ अपने संबंधों के बारे में बात की। जीशी, क्या आपको अभी भी अपने पिता का नाम याद है? जीशी ने एक पल के लिए सोचा और फिर अपना सिर हिला दिया। इसके बाद वह केवल 9 साल का था। यद्यपि उन्हें तब तक खुद और दूसरों के बारे में जागरूकता थी, कोई भी आमतौर पर उनके माता पिता को उनके नाम से नहीं बुलाता था। इसके अलावा उनके माता पिता हमेशा स्वतंत्र रहे थे और शायद ही कभी दूसरों के साथ बातचीत की। इसके बजाय उन्होंने दुनिया की यात्रा की थी। वेई युनहान ने अपने चेहरे को देखा और स्पष्ट रूप से कहा, मैं आपकी माँ को तब से जानता हूँ जब मैं एक बच्चा था। मैं हमेशा उसे बहुत पसंद करता हूँ। मैं शादी में उसके हाथ के लिए पूछने जा रहा था जब मैं कोर गठन के चरण में टूट गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके पिता उसे चोरी करने के लिए पहुंचेंगे, इसलिए मैंने अपने पिता के साथ कई बार लड़ना समाप्त कर दिया और परिणामस्वरूप हम दोनों घायल हो गए। इस वजह से आपकी माँ मुझसे नाराज थी, इसलिए उसने मुझे ठंडा कंधे दिया। वह मुस्कुराया और जारी रखा, आपके पिता का नाम जी जून है और आपकी माँ का नाम लुओ है। जी जून। चू यू स्तब्ध था। मूल उपन्यास में इस व्यक्ति के कई उल्लेख थे, लेकिन वह केवल तभी निभाने में उल्लेख किया गया था जब साजिश ने इसके लिए बुलाया था। ये कहा गया था कि यह व्यक्ति अच्छा और बुरा दोनों था और उसकी खेती अद्वितीय थी। वह मायावी और बोल्ड था। अक्सर केवल ऐसा ही होता है क्योंकि वह प्रसन्न था। उस समय चू यू ने सोचा था कि वह एक बड़ा मालिक होगा और चुपचाप उस पर ध्यान दिया। वह नायक के लिए खुद को थप्पड़ मारने के लिए इंतजार करना चाहता था, लेकिन उसने कभी भी उससे उम्मीद नहीं की थी कि वह जीशी के पिता हो। जीजून नाम हमेशा खेती की दुनिया में अच्छी तरह से जाना जाता था, लेकिन क्योंकि चू यू हमेशा इस या उस अप्रिय घटनाओं में शामिल रहा था, परिणामस्वरूप उन्होंने कभी भी इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। जीशी, पहले इसके बारे में सुना है? चुप्पी के एक पल के बाद हल्के स्वर में कहा। अफवाह यह है कि जीजून की कोई पत्नी या बच्चे नहीं हैं। वेई युनहान ने अपना सिर हिलाया और कहा, यही कारण है कि यह एक अफवाह है। आपके पिता और आपकी माँ हमेशा खेती करने और उस तरह से आगे बढ़ने के साथ अवशोषित होते थे जो वे खुद को निकाल नहीं सकते थे। महान प्राचीन कल्टीवेटर लड़ाई के बाद अमर क्षेत्र ने खुद को बंद कर दिया और कोई भी तब से चढ़ने में सक्षम नहीं था। आपके माता पिता हमेशा अमर क्षेत्र में चढ़ने के लिए एक रास्ता देखने के लिए सुराग का पीछा करते रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अनगिनत लोग वर्षों से इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई सुराग नहीं मिला था। जी जून और लुओ वह कई वर्षों से पीछा कर रहे थे जब उन्हें पता चला कि लुओ वह गर्भवती थी क्योंकि वे यंकियों से गुजर रहे थे। इस प्रकार वे कुछ समय के लिए युनको में बस गए। जीशी के जन्म के बाद दंपति संकोच करने लगे। यदि वे अपनी खोज में बनी रहती हैं, उसी तरह ये निश्चित रूप से जीशी के विकास के लिए हानिकारक होगा। लेकिन अगर वे हार मान लेते हैं तो उनके सभी साल की मेहनत शून्य के लिए होगी। वे इसे लेट नहीं कर सकते थे। अनिर्णय की एक लंबी अवधि के बाद दोनों ने अंततः युकोको में बसने का फैसला किया, जबकि जीशी युवा था। उसी समय उन्होंने कई दोस्तों को स्वर्गीय संकेतों की निगरानी करने के लिए कहा।
केवल जब कुछ क्रॉप किया गया तो वे एक नज़र डालने के लिए दौड़ेंगे। जब तक शीशी 5 या 6 साल का था तब तक उसे सिखाना शुरू करने का समय था कि उसे अपने कीवी को कैसे परिष्कृत किया जाए। हालांकि दंपति को जीशी के शरीर में एक विसंगति मिली। उन्होंने प्रक्रिया के दौरान आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत तेजी से अवशोषित किया। चिंतित, उन्होंने कुछ समय के लिए अपनी आध्यात्मिक नाड़ी को सील करने का फैसला किया। जीशी के 9वें जन्मदिन पर दंपति उसे खेलने के लिए बाहर ले गए। मिडवे, उन्हें अचानक एक दोस्त से एक वॉइस ट्रांसमिशन तावीज मिला जिसमें कहा गया था कि एक असामान्य चिन्ह को एक प्राचीन कब्र में देखा गया था जहां वे नहीं थे। वे दोनों स्वाभाविक रूप से अनिच्छुक थे, बस इस तरह की संभावना को उनकी नाक के नीचे खारिज करने के लिए तैयार थे। लेकिन जीशी अभी भी युवा था और अपनी वर्तमान स्थिति में वह अपने आध्यात्मिक पल्स के साथ एक आम से अलग नहीं था। डर है कि वह प्राचीन मकबरे के भीतर भयावह ऊर्जा का सामना नहीं कर पाएगा। उन्होंने जीशी के चारों ओर एक अवरोध स्थापित किया जहां वह उनके लिए इंतजार करने के निर्देश के साथ था। वे तब चले गए, ये सोचकर कि वे इस पर एक आकस्मिक नजर डालेंगे। उस समय जैकपॉट को हिट करने की उम्मीद किसने उम्मीद की होगी। वह प्राचीन मकबरा असाधारण खेती के साथ एक प्राचीन कल्टीवेटर का निवास हुआ करता था। ये वास्तव में अमर क्षेत्र से जुड़ा था। कई वर्षों की उनकी इच्छा के साथ आश्चर्यचकित और प्रसन्न युगल ने लापरवाही से आरोप लगाया। केवल उसी क्षण उनके पीछे से पास होने के लिए वे प्रवेश द्वार के माध्यम से थे। वे दोनों एक अमर दुनिया में अप्रत्याशित खतरों के साथ कैद थे। चू यू को यह सुनने में जटिल लगा। जीशी के माता पिता वास्तव में खतरे में सही छलांग लगाने के शौकीन थे। यहाँ तक कि नायक को भी अदालत की मौत की क्षमता की प्रशंसा करनी होगी। एक लंबी चुप्पी के बाद जीशी ने अपनी आंखें उठाईं और हल्के स्वर में कहा, क्या आप कर रहे हैं? वे यूनहान ने एक मुस्कुराहट दी। यह उनकी गलती है, यह आपके लिए उनसे नफरत करना सही है। लेकिन चूंकि आप पहले से ही उन्हें बचाने के लिए सहमत हो चुके हैं, आप अपने शब्द पर वापस नहीं जा सकते। जीशी ने कुछ भी नहीं कहा और चू यू को छोड़ने के लिए खींच लिया। चू यू ने उम्मीद नहीं की थी कि जीशी के माता पिता इतने खराब हो जाएंगे। चू यू ने आज्ञाकारी रूप से जीशी का पालन किया और एक शब्द कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसने जीशी के अभिव्यक्तिहीन चेहरे को देखा था। वे सीन अभी तक नहीं छोड़ा था और जब वह चू यू और जीशी उभरता हुआ था तब भी वह दरवाजे पर ले जा रहा था। वह मुस्कुराया और जल्दी से चला गया। ये कैसे था? क्या मेरे पिता सहमत हैं? क्या आप खुश हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी तीसरी शिदी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। चू यू ने उस पर नजर डालने के लिए समय लिया। क्यों? ऐसा हो सकता है कि आपने हमारी तीसरी शिदी के लिए एक चमक ली है। वीसीएन ने मुस्कुराते हुए कहा और जवाब दिया, शायद। चू यू ने शांत रूप से कहा, मुझे खेद है, बिगाड़ गया। मेरी तीसरी शिदी आपको पसंद नहीं करती है। जीशी पहले ही धैर्य से बाहर चला गया था। जब उन्होंने देखा कि वे सेन अभी भी जवाब देना चाहते हैं तो उन्होंने एक ठंडा सूंघ दिया और डुनेक्सियो को बाहर निकाल दिया। अविश्वसनीय रूप से तेज और शीर्ष ग्रेड अमर तलवार शरद ऋतु के पानी की तरह ठंडी रूप से चमकती है। तलवार का एक टुकड़ा निश्चित रूप से एक के सिर को लुढ़कते हुए भेजेगा। वीसेन परिस्थितियों के अनुकूल था, इसलिए वह उनके लिए रास्ता बनाने के लिए एक तरफ चला गया। रास्ते में ध्यान रखना। जीशी ने चू यू को उसके सामने खींच लिया और वे उसकी तलवार पर सवार हो गए। ठंडी हवा सीधे उसके चेहरे पर उड़ने के साथ चू यू अपनी आंखें नहीं खोल सके। यह एक बाधा स्थापित करने के बाद ही था कि उसने जीशी को देखने के लिए अपना सिर झुका दिया। झाइशी ने उसे चुत के कंधे में दफन किए गए अपने सिर के साथ कसकर गले लगाया। उसका शरीर थोड़ा कांप गया। चू यू को नहीं पता था कि क्या वह उभरे या दुखी और निराश था। चू यू हमेशा आत्मा के लिए चिकन सूप वाले लोगों को डुबोने के लिए एक रहा था। वह सिर्फ एक या दो के साथ एक गुस्से या उदास शीशी को शांत कर सकता था। लेकिन इस बार वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसे क्या कहना चाहिए, इसलिए वह केवल शीशी के सिर को मौन में स्ट्रोक कर सकता है। वह क्या कह सकता है? वे आपके माता पिता हैं। आपके शरीर का हर हिस्सा आपके माता पिता से है। तो यहाँ तक कि अगर गलती उनके साथ है तो आपको उन्हें माफ करने की कोशिश करनी चाहिए। चू यू वास्तव में इस तरह से खुद को अपराध यात्रा के लिए खुद को अपराध करने के लिए नहीं ला सका। उस वर्ष मकबरे खंडहर के भ्रम के दायरे में जीशी ने उसे पकड़ लिया था क्योंकि वह एक कम आवाज में दर्द और असहायता में है जब उसने अपने माता पिता को खो दिया था। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं किया था, लेकिन वह अभी भी एक ही स्थान पर खड़े छोटे जीशी के विचार से व्यथित महसूस करते थे, जो अपने माता पिता के लिए उम्मीद से इंतजार कर रहे थे जो अंत में कभी नहीं लौटेंगे। वह दिन भी उसका जन्मदिन था और वह 7 दिनों के लिए अपने माता पिता के लिए अकेला इंतजार कर रहा था। कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, चाहे वह कितना भी रोया और अपने माता पिता के लिए बाहर बुलाया। जब वह असहाय रूप से लू किंगन को तियान युआन संप्रदाय में वापस ले चुका था तो वह पीड़ा थी, लेकिन फिर भी 3 साल तक तंग आ गई। चू यू के पास आने पर जीशी के दिल में गांठ पहले से ही अप्रभावित हो चुकी थी, लेकिन जब यह उनके माता पिता के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में आया तो ये कभी भी अनियंत्रित नहीं हो सकता था। जीशी बोलने से पहले लंबे समय तक चुप था।
वह घबरा गया और उसकी आवाज कांप गई। शी जोंग, मुझे हमेशा लगा कि वे मर चुके हैं। चू यू ने इसे सहन करना मुश्किल पाया और जवाब में एक कोमल ध्वनि बनाई, लेकिन ज़ी ने एक शब्द भी अधिक नहीं कहा। तो चू यू को पूछना था, यदि आपके पास भविष्य में चढ़ने का मौका है तो क्या आप उन्हें बचाएंगे? ज़ी ने ठंड से सूंघा और कहा, मैं करूंगा, लेकिन जब मैं उन्हें बचाऊंगा तो यह मेरे मुंह पर निर्भर करेगा। उन्होंने मुझे इतने सालों तक छोड़ दिया, अब यह मेरी बारी है। कैसे बचकाना? ओह अच्छा, किसी भी मामले में वे अब जानते थे कि जी जून और लू वह अभी भी जीवित थे और वे भी उनका स्थान जानते थे। आगे जो कुछ भी होता है वह अब ज़ी पर निर्भर करेगा। ज़ी के दिमाग में जो कुछ भी था वह कुछ भी नहीं था जिसमें वह हस्तक्षेप कर सकता था। चू यू न तो हंस सकता था और न ही रो सकता था। सामने देखने के लिए अपना सिर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने धीरे से कहा, शिदी, हम पेड़ से टकराएंगे यदि आप अपनी तलवार की सवारी करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। जब तक स्प्रिंग धीरे धीरे जिन में लौट आया था तब तक महान धर्मी और राक्षसी युद्ध आखिरकार खत्म हो गया था। पिछली बार की तुलना में जब लड़ाई शैतानी काश्तकारों के अचानक पीछे हटने के बाद बेवजह समाप्त हो गई तो यह इस बार बहुत अधिक स्पष्ट था। वे यूनहान ने वास्तव में उस दिन सभी नश्वर लोगों को बचाया था जिस दिन यह उन्हें नियंत्रित करने के लिए मेई इन वैली की बारी थी। हालांकि उन्होंने धर्मी पथ के कई नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए कई अन्य प्रमुख राक्षसी काश्तकारों को भी लाया जो जिनसे परे उनसे मिलने आए थे। यह एक तथ्य था कि युनको में उच्चतम ग्रेड आध्यात्मिक पत्थर का लोड थका हुआ था और आध्यात्मिक ऊर्जा से निकाला गया था। उन राक्षसी काश्तकार जो बाहर नहीं निकलना चाहते थे वे केवल खुद को मरने से रोकने के लिए धर्मीपथ क्षेत्रों को जब्त करने के तरीकों के बारे में सोच सकते थे। यहाँ तक कि अगर इस युद्ध पर पर्दे गिर गए तो महान धर्मी और राक्षसी युद्ध अभी भी आध्यात्मिक ऊर्जा के इस मुद्दे के कारण भविष्य में टूट जाएगा। ये कभी खत्म नहीं होगा और लोग कभी भी शांति से नहीं रह पाएंगे। धर्मी पथ के प्रत्येक प्रमुख संप्रदाय ने एक ऐसे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जो आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ इतना प्रचुर मात्रा में था और इतना विशाल था कि वे अक्सर इसका प्रबंधन नहीं कर सकते थे। यदि राक्षसी काश्तकार वास्तव में कौना हो जाते तो उनके लिए फिर से दानव लॉर्ड यानहेन को पुनर्जीवित करने की कोशिश करने के लिए महान दर्द में जाना असंभव नहीं होगा। यहाँ तक कि अगर वे अगली बार एक बहुत बड़ा हंगामा नहीं करते थे तब भी एक भयानक सिरदर्द साबित होता है जब भी हजारों राक्षसी कल्टीवेटर परेशानी और अत्याचार करने के लिए समय समय पर धर्मीपथ क्षेत्रों में घुसपैठ करते हैं। पेशेवरों और विपक्षों को तौलने के बाद दोनों पक्षों ने अपने असंतोष के बावजूद एक कदम वापस ले लिया। धर्मीपथ प्रतिष्ठा चाहता था, इसलिए उन यंकियों कॉमनर्स को निपटने के लिए उन्हें सौंप दिया गया। राक्षसी काश्तकारों को भी अपने कुछ जादुई हथियारों का योगदान देना था। चू यू ने उस अंतिम अनुरोध को सुना जब उसने खुद को चाय के एक माउथफुल पर घुट कर दिया। क्या उन्हें कोई शर्म नहीं है? यहाँ तक कि अंत में वे अभी भी राक्षसी काश्तकारियों से मांस के एक टुकड़े को काटने से पहले इस मामले को छोड़ देते थे और राक्षसी काश्तकारों को अभी भी देना था। हालांकि बदले में जिनकी धर्मी क्षेत्र की सीमा वह राक्षसी कल्टीवेटर्स को दी जाएगी। वे किंटू के आधे हिस्से को भी धर्मी और राक्षसी इलाकों को सीमा के रूप में बीच में जेवरी पर्वत के साथ विभाजित करते हुए आधे से भी बने होंगे। युद्ध के वर्षों के बाद दोनों पक्ष कमजोर हो गए हैं। हालांकि हमेशा की तरह राक्षसी काश्तकार वही थे जिन्हें सबसे बड़ा नुकसान हुआ था, लेकिन वे उस समय के लिए ठीक होना चाहिए क्योंकि उन्होंने नए क्षेत्र प्राप्त किए थे और अगले 300 वर्षों के भीतर फिर से युद्ध में नहीं जाने के लिए एक समझौते पर भी आए थे। धर्मी मार्ग के बाद प्रदेशों को समाप्त करने के बाद उन्होंने चर्चा करना शुरू कर दिया कि जियाक्सिया के साथ क्या करना है। तियान युआन संप्रदाय पहले से ही तितर बितर हो चुका था। ये संप्रदाय के मास्टर को बदलने का समय था। यह नाम जियाक्सिया को गायब होने देता है और इसकी भूमि पड़ोसी सीमाओं से निकल गई। चू यू को उनकी चर्चा पर ध्यान देने का मूड नहीं था। वैसे भी ये लोग चू कबीले के डेमिगॉड स्टेज के कल्टीवेटर्स और लू किंगडन की अतिरिक्त उपस्थिति के लिए धन्यवाद गिरे हुए मेपल लीफ वैली के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्रता लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। इतने दिन पहले ही बीत चुके थे और चू शेंग अभी तक वापस नहीं लौटे थे। उससे कोई खबर भी नहीं थी। चू यू चिंतित था, इसलिए जिस दिन उन्होंने महान धर्मी और राक्षसी युद्ध के अंत की घोषणा की, चू यू ने चू कबीले के शिष्यों को मेपल लीफ वैली में लौटने की आज्ञा दी, जिसमें जिशी और वह उनके आगे निकल गए। इस समय लू किंगडन ने कुछ ऐसा किया जिससे अन्य संप्रदायों ने अपने दांतों को पाउडर में रखा। लू किंगडन ने संकेत दिया कि वह अब एक वैरागी के रूप में दुनिया भर में भटक रहे होंगे, जैसे वह चू कबीले में एक अतिथि जागीरदार नाम के रूप में शामिल होंगे, ताकि कम से कम उसके पास अपने पैरों को आराम करने के लिए एक जगह होगी जब उसने जियाक्सिया लौटने के लिए चुना। यदि नहीं तो ये बहुत दुखद होगा। हर संप्रदाय और कबीले मुस्कुराए, यहाँ तक कि वे एक मुंह से खून को निगल गए, उनके दिलों में भड़काने के दौरान चू कबीले को बधाई देते हुए। यदि केवल आप तैयार हैं तो आप कहीं भी आराम कर सकते हैं। पूरी दुनिया आपका घर हो सकती है। आपको चू कबीले का चयन क्यों करना पड़ा?
चू यू ने अपने दिल के नीचे से महसूस किया कि इस तरह के एक विश्वसनीय और शक्तिशाली गुरु के पास कितना आनंदित था। किंग में लू किंगन को विदाई देते हुए उन्होंने अचानक कुछ याद किया। किसकी बात? शिजुन, एल्डर शेन नियान कहाँ है? लू किंगन अभिव्यक्ति रहित था। वह खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करता है। चू यू ने चुपचाप अपना पसीना पोंछा। फिर तीसरी शिदी के बारे में क्या? लू किंगन ने अपनी कमर पर बू हेंग पर नजर डाली। हालांकि शेन नियान ने हल्के से बोलने के लिए कहा, लेकिन वह अभी भी डरता था कि लू किंगन गलती से उसे मौत के घाट उतार सकता है, इसलिए वह हाल ही में बू हेंग तलवार में छिपा हुआ था। हालांकि उसने इसके लिए कहा था। किसने उसे लू किंगन को भड़काने के लिए कहा, यह विचार किए बिना कि लू किंगन कौन था? एक पल की चुप्पी के बाद शेन नियान ने खुद को लटकाया और दिखाई दिए। वह जम्हाई ले चुका, फिर मुस्कुराया क्योंकि वह लू किंगन के खिलाफ झुक गया था। ओह मेरे शायु अभी भी इस बूढ़े आदमी के बारे में चिंता दिखाने के लिए याद करते हैं। बुरा नहीं, बुरा नहीं, मैंने मकबरे के खंडहरों में व्यर्थ में आपकी देखभाल नहीं की है। चू यू ने जी शी पर नजर डाली, जिसकी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी नहीं लगी, और ईमानदारी से कहा, बड़े, अगर आप फिर से मकबरे के खंडहरों का उल्लेख करते हैं तो मुझे डर है कि मेरी शिदी आपके लिए कुछ अपमानजनक करेगी। शेन नियान हंसे। वह वास्तव में बड़ों का सम्मान नहीं करता है, जैसा कि आपकी तीसरी शिदी के लिए। वास्तव में वह पहले से ही 2 दिन पहले बाहर आया था। ये सिर्फ इतना है कि जिंगहुआ सीक्रेटरियल वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ है। चू यू, जीशी, लू किंगन ने उसे एक ठंडा लुक फेंक दिया। 3 लोगों द्वारा ठंड से घूरने से शेन नियान की अभिव्यक्ति नहीं बदली। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, वह मर नहीं गया। वह शायद बस कुछ परेशानी में भाग गया और कुछ समय के लिए वापस नहीं आ सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वह गुप्त दायरे में 1 साल के प्रशिक्षण के बाद जीवित रहने में सक्षम होना चाहिए। आप आराम कर सकते हैं, आश्वासन दिया। फिर वह वापस बू हेंग में काम करता है। चूंकि उसने ऐसा कहा था, चूयू केवल खुद को विश्वास करने के लिए मजबूर कर सकता था। उसने चुपचाप अपने दिल में तीसरी शिदी के लिए एक मोमबत्ती जलाई, यहाँ तक कि जब वह वापस लौट आया तो किसी को तीसरे शिदी की खोज करने के लिए भेजने के लिए तैयार हो गया। माउंट ली माउंटेन ब्रिज के बीच मास्टर और शिष्यों ने एक दूसरे को एक पल के लिए देखा। दोनों शिष्यों ने पूरी तरह से लू किंगन को झुकाया और मुस्कुराया जब उन्होंने देखा कि लू किंगन भी मुस्कुराते हुए लग रहा था। उन्होंने अपने हाथों को फिर से आज्ञाकारिता में रखा, फिर जियाक्सिया के लिए नेतृत्व किया। अमर तलवार ने उन्हें सैकड़ों मील के बादलों के माध्यम से लिया। ईथर बादलों के नीचे के घरों से हजारों ट्विंकल लाइटें थीं। दुनिया चौड़ी थी और भूमि सुंदर। उनके नीचे की पृथ्वी पर नीचे देखकर चूयू को ऐसा लग रहा था जैसे कि वह ब्रह्मांड में था, अब समय बीतने को महसूस नहीं कर रहा है। सौभाग्य से यह मूल उपन्यास की तरह समाप्त नहीं हुआ, जहां सब कुछ राक्षसी आभा के एक म्यामा द्वारा मिटा दिया गया था। चूयू ने अपनी टकटकी वापस ले ली और धीरे धीरे छोड़ दिया। उसके मुंह के कोनों ने अवचेतन रूप से कल किया क्योंकि उसने झीशी को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो कर्तव्यनिष्ठ रूप से अपने बागे पर पैटर्न का अध्ययन कर रहा था। उन्होंने जो पोषित किया था वह एक विशिष्ट पुरुष स्टालियन नहीं था, लेकिन इस तरह के एक आराध्य छोटे साथी के लिए जो कभी कभी एक खराब बच्चे की तरह काम करता था, जो कभी कभी नाजुक होता था और जो समय पर भी बाहर निकल जाता था। वह सब बुरा नहीं था। चूयू कुछ दिनों पहले नवजात आत्मा के मंच के माध्यम से टूट गया था और उसकी तलवार की सवारी की गति पहले की तुलना में तेज थी। जियाक्सिया में प्रवेश करने में उसे केवल कुछ दिन लगे। जियाक्सिया लौटने पर दोनों धीमी गति से कम हो गए, इतनी लंबी दूरी की यात्रा के बाद एक ब्रेक लेते हुए कि वे पहले से ही सभी स्थानों पर यात्राओं का एक गुच्छा बनाने के लिए। फैंगी सिटी में आधे दिन के ब्रेक के बाद दोनों ने शहर छोड़ दिया। जब वे फिर से परिचितों में टकरा गए तो वे मैपल लीफ वैली में गिर गए थे। मेयर और वह भेड़िया दानव। पिछली बार जब सोंगजिंगी ने उसे पकड़ लिया था तो ये सब इन 2 राक्षसी जानवरों के लिए धन्यवाद था, जिन्होंने समय पर झीशी को सूचित किया था कि उन्हें बचाया जा सकता था। उनका दिल कृतज्ञता से भरा। चूयू 2 राक्षसों के सामने गिरा और उन्हें बाहर बुलाया। जब मेयर ने उसे देखा तो उसने रोना छोड़ दिया और उस पर चढ़ गया। एक सुंदर, आकर्षक और सुगंधित सौंदर्य खुद को अपनी बाहों में फेंक रहा था। इससे पहले कि चूयू इस बारे में सोच सके कि क्या उसे खुली बाहों से स्वागत करना है या उसे चकमा देना है, झीशी ने तेजी से उसे उसकी ओर ले जाया और उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। मेरा मेयर ने खाली हवा पर चढ़ाई की और लगभग गिर गया, लेकिन गुस्से में महसूस करने के बजाय उसने अपने बालों को छेड़ दिया और अपनी आंखों को उन दोनों के बीच घूमने दिया। ओह, चू जियानशी जी शानशी है। चू यू की कमर को जीशी द्वारा इतनी कसकर गले लगा लिया गया कि उसने अपनी आंखें घुमाई और अपनी अभिव्यक्ति को बदले बिना समझाया। ओह, उसका क्या मतलब है कि मैं उसका शिक्सीन हूँ। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।